आज की पड़ताल शुरू करने से पहले एक मंजर की कल्पना कीजिए। एक विशाल मैदान जहां तक नजर जाए इंसानी लाशों से पटा हुआ है। 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों से देश निकाला दे दिया गया है और लाखों लाखों और भूख और बीमारी से मर रहे हैं। हवा में सिर्फ मौत की बू है। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि भारतीय इतिहास की एक हकीकत है, कलिंग का युद्ध। और इस भयानक मंजर के ठीक बीच में खड़ा है एक सम्राट, अपनी जीत को देख रहा है। वो सम्राट है अशोक। इतिहास में हम उन्हें अशोक महान के नाम से जानते हैं, शांति और अहिंसा के प्रतीक के तौर पर। लेकिन उस दिन उस मैदान में वो महान नहीं था। वो एक विजेता था जिसकी जीत की कीमत अनगिनत जिंदगियों ने चुकाई थी। और ये जो विरोधाभास है, यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल। और इसी विशाल, रक्त-रंजित और जटिल ऐतिहासिक घटना को समेटने की कोशिश करता है एक बहुत ही सीधा-साधा छोटा सा सवाल। हमारे आज के विश्लेषण का स्रोत यही है। सवाल है, प्रश्न, अशोक ने किस युद्ध के बाद धम्म नीति अपनाई? और विकल्प है ए तक्षशिला युद्ध, बी कलिंग युद्ध, सी मगध युद्ध और डी उज्जैन युद्ध। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। कैसे इतिहास की इतनी बड़ी त्रासदी को, एक इंसान के इतने गहरे परिवर्तन को हम एक 4 विकल्प वाले सवाल में कैद कर देते हैं। ये सवाल सिर्फ एक तथ्य नहीं पूछ रहा, ये हमें चुनौती दे रहा है कि हम इतिहास को याद रखने के तरीके पर ही सवाल उठाएं। तो चलिए इस सवाल की चीरफाड़ करते हैं। सबसे पहले इसके किरदारों को समझते हैं। एक तरफ है अशोक, एक सम्राट जो विजय के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और दूसरी तरफ है धम्म नीति। ये धम्म नीति असल में थी क्या? क्या ये कोई नया धर्म था? ये एक बहुत आम गलतफहमी है। अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, बल्कि शासन करने और जीवन जीने का एक नैतिक कोड था। ये अहिंसा, सहनशीलता, बड़ों का सम्मान और अपनी प्रजा की देखभाल पर आधारित था। अब आप सोचिए, एक सम्राट जो अभी-अभी 1 लाख लोगों की मौत का कारण बना है, वो अचानक से अहिंसा को अपनी सबसे बड़ी नीति बना रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे मान लीजिए आज के जमाने का कोई बहुत बड़ा उद्योगपति जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए जाना जाता हो, वो अचानक अपनी पूरी कंपनी को एक नॉन प्रॉफिट एनवायरमेंटल संस्था में बदल दे। यह बदलाव इतना बड़ा और नाटकीय था। मतलब ये सवाल सिर्फ ये नहीं पूछ रहा कि अशोक ने क्या किया, बल्कि ये इशारा कर रहा है कि अशोक क्या से क्या बन गया। यह एक इंसान के रूपांतरण की कहानी है। लेकिन किसी भी अच्छी कहानी में मुख्य घटना को समझने के लिए हमें झूठे सुरागों को पहचानना पड़ता है। शायद यही काम यहाँ बाकी के 3 विकल्प कर रहे हैं, तक्षशिला, मगध और उज्जैन। ये सिर्फ नाम है या इनके पीछे भी कोई कहानी है? इनके पीछे गहरी कहानियां हैं, और यही इस सवाल को इतना बेहतरीन बनाता है। देखिए, ये सिर्फ रैंडम नाम नहीं है, ये सोचे समझे ट्रैप्स हैं। ये विकल्प उस इंसान को फंसाने के लिए हैं जिसे इतिहास की ऊपरी जानकारी तो है, लेकिन गहरी समझ नहीं है। हर विकल्प एक क्या होता अगर वाली स्थिति बनाता है। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। चलिए एक एक करके इन ट्रैप्स को देखते हैं। पहला विकल्प है ए तक्षशिला युद्ध। तक्षशिला का नाम सुनते ही दिमाग में ज्ञान और शिक्षा आती है, लेकिन यहाँ युद्ध का जिक्र क्यों है? क्योंकि अशोक के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुए थे। ये मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण और अशांत प्रांत था। अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के समय में भी वहां विद्रोह को शांत किया था, और बाद में भी वहां समस्याएं हुईं। तो एक छात्र जिसे बस इतना याद हो कि अशोक के समय तक्षशिला में संघर्ष हुआ था, वो आसानी से भ्रमित हो सकता है। उसे लगेगा कि शायद उसी संघर्ष के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो तक्षशिला के विद्रोह और कलिंग के युद्ध में मुख्य अंतर क्या था? हिंसा तो वहां भी हुई होगी। अंतर था पैमाने का और व्यक्तिगत जुड़ाव का। तक्षशिला के विद्रोह राजनीतिक थे, जिन्हें सेना ने दबा दिया। वो साम्राज्य के लिए एक प्रशासनिक चुनौती थे। लेकिन कलिंग एक पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य था, जिस पर विजय प्राप्त करने के लिए अशोक ने व्यक्तिगत रूप से एक क्रूर और विनाशकारी अभियान का नेतृत्व किया। तक्षशिला में विद्रोह दबाना ड्यूटी थी, कलिंग को जीतना एक महत्वाकांक्षा थी। और उस महत्वाकांक्षा का नतीजा इतना भयानक था कि उसने अशोक को अंदर तक हिला दिया। समझ गई। तो तक्षशिला एक प्लॉजिबल यानी विश्वसनीय लगने वाला गलत जवाब है। अब आते हैं विकल्प सी पर, मगध युद्ध। मगध तो उनकी अपनी राजधानी थी, उनका अपना घर था, वहां कैसा युद्ध? ये एक और चालाकी भरा विकल्प है। मगध युद्ध नाम से कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना नहीं है,
लेकिन मगध मौर्य साम्राज्य की सत्ता का केंद्र था, और जहां सत्ता होती है वहां साजिशें और संघर्ष होते हैं। अशोक खुद ऐसी कहानियां हैं कि वो अपने भाइयों के साथ एक उत्तराधिकार के संघर्ष के बाद गद्दी पर बैठा था। तो सवाल बनाने वाला ये सोचकर ये विकल्प डाल सकता है कि शायद कोई सोचे कि अशोक को अपने ही घर में अपने ही लोगों से लड़ना पड़ा होगा और उसी से उसका मन बदल गया। मतलब ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक ट्रैप है जो सत्ता के संघर्ष की तरफ इशारा कर रहा है। बिल्कुल, ये उस विचार पर खेलता है कि घर का संघर्ष ज्यादा तकलीफ देता है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से अशोक के किसी बड़े मगध युद्ध का कोई प्रमाण नहीं है जो उसकी नीति में इतने बड़े बदलाव का कारण बना हो। उसका मुख्य संघर्ष बाहरी विजय को लेकर था, आंतरिक नहीं। ठीक है, तो 2 विकल्प हट गए। अब बचा चौथा विकल्प, डी, उज्जैन युद्ध। उज्जैन का अशोक के जीवन से क्या संबंध था? उज्जैन का बहुत गहरा संबंध था। सम्राट बनने से पहले राजकुमार के तौर पर अशोक उज्जैन का राज्यपाल यानी गवर्नर था। उसने वहां कई साल बिताए। यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। तो ये विकल्प उस छात्र को भ्रमित करने के लिए है जिसे अशोक की जीवनी की थोड़ी बहुत जानकारी है। वो सोच सकता है कि शायद गवर्नर रहते हुए ही उज्जैन में कोई ऐसी लड़ाई हुई होगी जिसने युवा अशोक के मन पर गहरा असर डाला। लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये तीनों विकल्प, तक्षशिला, मगध और उज्जैन, ये अशोक के जीवन के अलग-अलग पहलुओं को छूते हैं। एक प्रशासक के तौर पर, एक सत्ता के दावेदार के तौर पर और एक राजकुमार के तौर पर। लेकिन इनमें से कोई भी उस पैमाने की क्रूरता को नहीं छूता जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। वे सभी अशोक के साम्राज्य और जीवन के हिस्से थे, लेकिन उनमें से कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं था। वो सामान्य राजाओं के जीवन की सामान्य घटनाएं थीं। विद्रोह दबाना, सत्ता संभालना, प्रांत चलाना। कलिंग कुछ सामान्य नहीं था। कलिंग एक ऐसी घटना थी जिसने राजा अशोक को इंसान अशोक से मिला दिया, और उस मुलाकात का नतीजा भयानक था। तो चलिए अब मुख्य घटना पर वापस आते हैं, कलिंग युद्ध। हमने ये तो स्थापित कर दिया कि बाकी के विकल्प क्यों गलत हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि कलिंग में ऐसा क्या खास था? इतिहास तो युद्धों से भरा पड़ा है। अशोक ने भी शायद पहले युद्ध लड़े होंगे, फिर यही युद्ध क्यों? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जैसा मैंने कहा, पैमाना। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के विस्तार का चरम था। ये एक बहुत बड़ी, संगठित और स्वतंत्र सभ्यता को पूरी तरह से कुचल देने का अभियान था। उस दौर के हिसाब से 1 लाख लोगों का मरना एक अकल्पनीय त्रासदी थी। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि अशोक ने इस तबाही को अपनी आंखों से देखा और उसे दर्ज करवाया। मतलब उसने खुद लिखवाया कि उसने क्या किया। हाँ, और यही बात अशोक को इतिहास के बाकी विजेताओं से अलग करती है। उसके 13वें शिलालेख में वो खुद इस युद्ध का वर्णन करता है। वो लिखता है कि कलिंग को जीतने के बाद उसे कितना गहरा पश्चाताप हुआ। वो लिखता है कि वहां मारे गए और बंदी बनाए गए लोगों की पीड़ा ने उसे कितना ज्यादा दुख पहुंचाया। किसी विजेता का अपनी जीत पर पछतावा करना और उसे सार्वजनिक रूप से पत्थरों पर खुदवाना, ये इतिहास में अभूतपूर्व था। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। आमतौर पर राजा अपनी जीत का महिमा मंडन करते हैं, अपनी ताकत का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन वो अपनी जीत पर अफसोस जता रहा है। और सिर्फ अफसोस नहीं, वो उस शिलालेख में ये भी कहता है कि अब से वो धर्म विजय यानी दिलों को जीतने की कोशिश करेगा, शस्त्रों से विजय की नहीं। तो ये सवाल, किस युद्ध के बाद धम्मनीति अपनाई, हमें सीधे उस शिलालेख तक ले जाता है। यह हमें उस पल से जोड़ता है जहां एक सम्राट सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मान रहा है और अपनी पूरी राजनीति को 180 डिग्री घुमा रहा है। बाकी तीनों विकल्पों में ऐसा कोई दस्तावेजी या भावनात्मक सबूत नहीं मिलता। तो अब मुझे ये पूरी तस्वीर साफ दिख रही है। ये सवाल महज एक घटना के बारे में नहीं है। ये हमें एक ऐतिहासिक जासूस बना रहा है। ये हमें सबूतों को तौलने, विकल्पों को काटने और उस एक निर्णायक पल को पहचानने के लिए कह रहा है जिसने इतिहास की धारा बदल दी। ये सिर्फ ज्ञान का टेस्ट नहीं, ये विश्लेषण का टेस्ट है। बिल्कुल। ये सवाल हमें सिखाता है कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए। ये हमें बताता है कि घटनाएं अलग थलग नहीं होती हैं। एक शासक, उसकी महत्वाकांक्षा, एक युद्ध की क्रूरता और उसके बाद का गहरा पछतावा, ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं।
और ये सवाल उस पूरी कहानी का एक एंट्री पॉइंट, एक दरवाजा है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव सार्वजनिक नीति बन सकता है, कैसे एक इंसान का हृदय परिवर्तन एक पूरे साम्राज्य का चरित्र बदल सकता है। तो आज हमने सिर्फ एक बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर नहीं खोजा, हमने ये देखा कि कैसे एक अच्छी तरह से बनाया गया सवाल अपने आप में एक पूरा पाठ हो सकता है। यह हमें न सिर्फ सही जवाब बताता है, बल्कि ये भी समझाता है कि बाकी जवाब गलत क्यों हैं। और इस प्रक्रिया में हमें उस दौर के पूरे राजनीतिक और भावनात्मक माहौल की एक झलक दे देता है। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। वो क्या है? ये स्रोत, ये सवाल इतिहास को एक बहुत ही साफ कारण और प्रभाव की कहानी के रूप में पेश करता है। एक युद्ध हुआ, कारण, और एक नई नीति अपनाई गई, प्रभाव। ये सुनने में बहुत अच्छा और नाटकीय लगता है, लेकिन क्या ऐतिहासिक बदलाव वाकई में इतने अचानक और एक ही घटना से होते हैं? या फिर वे कई छोटी छोटी घटनाओं, बदलते सामाजिक मूल्यों और सालों तक चलने वाली धीमी प्रक्रियाओं का नतीजा होते हैं, और हम अपनी सहूलियत के लिए उसे एक हीरो मोमेंट या ब्रेकिंग पॉइंट की कहानी में ढाल देते हैं? सोचने वाली बात यह है कि क्या कलिंग युद्ध उस बदलाव का एकमात्र कारण था, या वो सिर्फ आखिरी तिनका था जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी? हो सकता है अशोक के अंदर यह बदलाव पहले से ही पनप रहा हो और कलिंग ने बस उसे सतह पर ला दिया। इतिहास हमेशा उतना सीधा नहीं होता जितना एक बहुविकल्पीय प्रश्न हमें यकीन दिलाना चाहता है।